चलिए लास्ट सेशंस में हमने आपसे पास कैसे अंग्रेज इंडिया में आए थे, कैसे आपके पास क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई, क्या क्या चीजें हुई, सारी चीजों के बारे में अपने डिस्कस किया था। डचों के बारे में डिस्कस किया, पोर्तुगीज के बारे में डिस्कस किया। आज हम कार्नेटिक वॉर्स के बारे में बात करेंगे, जहां पे बच्चों को मैक्सिमम प्रॉब्लम होती है। नाम तो सुना है बट कभी समझ में नहीं आया कि कार्नेटिक वॉर का रीजंस क्या था, कब हुआ था। आपको कितना पढ़ना है, इसके अंदर कितना ध्यान रखना है, ये मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि ये चीजें आपको इसमें याद रखनी है। हर चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। और कार्नेटिक वॉर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये वो वॉर है जिसके बाद फ्रांस इंडिया से हमेशा के लिए चला गया। मतलब वो आपके पास यहाँ पे ओनली ट्रेडिंग करता था, उसके बाद वो यहां से चला गया था। ओके, उसके बाद ही जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने यहाँ पे राजपाट अपना शुरू किया था। सबसे पहले जब भी हमारे पास कार्नेटिक वॉर की बात आती है तो सर ये कार्नेटिक का मतलब क्या है? बेटा कार्नेटिक जो नाम है ना, ये अंग्रेजों ने दिया था। ठीक है, कहां का सर? ये आपको इंडिया का मैप दिख रहा होगा, ये पूरा इंडिया का मैप है। जो आपको ये इधर का रीजन दिख रहा है ना, ये ओके, ये कोरोमंडल कोस्ट, इसको कोरोमंडल कोस्ट बोलते हो ना, कोरोमंडल कोस्ट। इसी कोरोमंडल कोस्ट को क्या बोला गया बेटा? कार्नेटिक वॉर। यहीं पे आपके सारे वॉर लड़े गए थे, 3 वॉर लड़े गए थे इसी रीजन पे। ओके, याद रखना, इसी रीजन पे 3 वॉर लड़े गए थे। कब कब हुए थे ये डेट आपको याद रखना है, तीनों की डेट आपको याद रखना है कि कब कब हुए थे। फर्स्ट कार्नेटिक जो वॉर हुआ था वो आपका 1746 से लेकर 1748 तक हुआ था। दोनों के बीच में 2 साल तक ये युद्ध हुआ। सेकंड जो दोनों कौन? फ्रांस और ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, फ्रांस और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये युद्ध हो रहा है, याद रखना। आपके पास जब फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुआ तो इसमें याद रखना कि यहां पे जो जीते थे वो कौन थे? फ्रांस। ओके, फ्रांस वाले आपके पास यहां पे वॉन हुए थे। ये ध्यान रखना बेटा, रीजन और ये कौन जीता था, कब हुआ था, ये आपको याद रखना है। और जो आपके पास सेकंड और थर्ड जो कार्नेटिक वॉर थे, इनको ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 1749 से लेकर 1754 तक, मतलब 5 साल तक सेकंड कार्नेटिक वॉर चला। और उसके बाद थर्ड जो कार्नेटिक वॉर था 1758 से लेकर 1763 तक ये चला। अब जो मैंने बार बार बोला हूं कि ये युद्ध जो हुआ था इसी कोस्ट पे हुआ था। ये जो कोस्ट देख रहे हो ना, जहां पे मेरा पेन चल रहा है, इस कोस्ट पे ये युद्ध लड़ा गया था। और ये जो कार्नेटिक जो नाम है ये किन्होंने दिया था बेटा? कोरोमंडल कोस्ट किन्होंने दिया था? यूरोपियन ने ही इसका नाम दिया था, और उसी के कारण इसका कार्नेटिक वॉर पड़ा। अभी के टाइम पे आप उसे कर्नाटका बोलते हो। क्या बोलते हो? कर्नाटका। ध्यान है, ये बात दिमाग में बैठ गई कि यहां पे हमारे पास अभी आपको रीजन नहीं पता चला, सिर्फ आपको यह पता चला कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का ड्यूरेशन क्या था, सेकंड का ड्यूरेशन क्या था, थर्ड का ड्यूरेशन क्या था, फर्स्ट कौन जीता था और लास्ट के 2 कौन जीते थे, इतना आपको पता चल गया है। कार्नेटिक किसने नाम दिया था यह भी आपको पता चल गया है। अब यहां पे थोड़ा सा याद करो, आपने मेरे लास्ट वाले पुराने सेशंस देखे होंगे, तो वहां पे कुछ मैंने बताया था कि इस ड्यूरेशंस के अंदर अगर मैं यहां पे डेक्कन वाले रीजन्स में बात करूं तो ये डेक्कन वाला रीजन था बेटा, ये डेक्कन वाला। ओके, ये डेक्कन वाला रीजन था, मतलब हैदराबाद है ना, हैदराबाद वाला रीजन जिसे आप अभी हैदराबाद बोलते हो। इस रीजन में किसका राज था बेटा? निजाम निजाम उल मुल्क था कि नहीं था बेटा? याद आ रहा है आपको? निजाम उल मुल्क का यहां पे राज था इस रीजन्स के अंदर। अगर यहां पे निजाम का था तो आपको पता है 1720 से लेके 17 आपके पास 40 तक आपको पता है बाजीराव। बाजीराव के बारे में सुना है? अब ये बाजीराव था, इनसे इनका युद्ध चल रहा था बेटा बाजीराव से। ओके, तो बाजीराव में मतलब निजाम थोड़ा सा उसमें बिजी थे, उसके युद्धों में बिजी थे। अब हम समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा कि इनके रीजन्स क्या थे, लेकिन थोड़ा सा हम निजाम के बारे में पढ़ लेते तो आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा। सर देखो 1740 के अंदर निजाम आसफ जहा हैदराबाद बीजी इन वॉर अगेंस्ट द मराठा, क्योंकि मराठा जहां पे भी जाते थे बेटा लूटपाट मचा के आते थे, इतना दिमाग में बिठाओ। अब आपको पता है कि यहाँ पे एक बैटल ऑफ पालखेड़ भी हुआ था, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो कि बाजीराव और यहाँ पे निजाम के बीच में हुआ था, याद है? जिसमें यहाँ पे पता है कि मराठों ने इनकी तहस नहस कर दी थी पालखेड़ वाले में। अगली बात यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे द मेनी सक्सेसर एंड जनरल वेटिंग टू थ्रोन अपॉन द निजाम डेथ। अब यहाँ पे जो हैदराबाद में निजाम का राज है, तो बाकी के जो भी उनके छोटे भाई या जो भी चीजें थी और जो भी सैनिक थे या सेनापति थे, जो भी वेट कर रहे थे कि निजाम कब डेथ हो, और बाकी के जो आसपास के जो भी राजा रजवाड़े थे वो भी सोच रहे थे कि निजाम जल्दी से डेथ हो और यहाँ पे कोई ना कोई नया वारिस कौन बैठेगा इसकी गद्दी पे। तो ऐसी ऐसी बातें चल रही थी उस टाइम पे कि इसकी गद्दी पे कौन बैठेगा। तो ये आपका डेक्कन वाला यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे हैदराबाद पे। अब देखो यहाँ पे जो ये कार्नेटिक रीजन है, मैं बार बार बोल चुका हूँ, ये वाला इधर वाला जो कोस्ट है कोरोमंडल कोस्ट है, ये कार्नेटिक रीजन है, और यहीं पे आपके सारे तीनों के तीनों युद्ध यहाँ पे लड़े गए।
अब जो ये कोरोमंडल कोस्ट है, जो कार्नेटिक रीजन है, यहां पे अल्टीमेटली आप ये बोल सकते हो कि ये पहले निजाम के अंडर में ही थे। किसके अंडर में थे? निजाम के अंडर में ही थे। ओके, अल्टीमेटली मतलब ऑफिशियली ये निजाम के अंडर में ही काम करते थे। अब देखो यहां पे आपको मैं बताता हूं, ये वेलोर आपको दिख रहा होगा, वेलोर दिख रहा होगा, वेलोर सभी लोग जानते होंगे। तो आपके पास यहाँ पे इस वेलोर में यहाँ पे देखो, यहां पे देखो इसका कैपिटल क्या था? आरकोट। ओके, आरकोट। ओके, ये आरकोट के राजा पे थोड़ी सी बात होगी, इस आरकोट के राजा पे थोड़ी सी बात होगी, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ओके, अब देखो कार्नेटिक रीजन है और कार्नेटिक सल्तनत ऑफिशियली ट्राइब्यूट ऑफ द हैदराबाद निजाम, ये हैदराबाद निजाम के अंडर में थी। कैपिटल एट, जिसका कैपिटल क्या था? आरकोट था बेटा, जो कि वेल्लोर के पास में है। इतनी बात आपके दिमाग में बैठ गई है। अब देखो यहां पे मैं बोल चुका हूं कि निजाम कंट्रोल ओवर द कार्नेटिक, पूरे कार्नेटिक रीजन को कौन कंट्रोल करता था? निजाम करता था। और निजाम जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच दोनों को भाव भी नहीं देता था। वो जानता था कि रणनीतियां इनके बारे में, इनकी चातुर्य सारी चीजें वो जानता था, तो इनको कभी उसने भाव भी नहीं दिया ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच को। ओके, तो भाई साहब वो उनसे थोड़े से रिश्ते नाते थोड़े कम ही रखता था, ज्यादा नहीं रखता था। ओके, तो यहां पे देखो निजाम रेस्ट्रिक्टेड द एक्टिविटी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द फ्रेंच बाय लिमिटिंग देयर एक्सेस टू पोर्ट ट्रेडिंग। निजाम ने उनको एक लिमिटिंग जगह दे रखी थी कि आप यहाँ पे कार्नेटिक रीजन में यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो, यहां से आप जो भी आपके पास माल है उसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो। क्लियर? अब देखो कुछ समय बाद यहाँ पे 1748 में निजाम की डेथ हो जाती है। ओके, अब जब ये निजाम की डेथ होती है ना, तो इसके बाद भी थोड़ा सा यहाँ पे राजगद्दी को लेके थोड़ा सा हल्ला मच जाता है कि अब यहाँ पे निजाम की कुर्सी पे कौन बैठेगा। 1748 में ये बैठ जाएगा, लेकिन 1746 से लेकर 1748 के बीच में आपका फर्स्ट कार्नेटिक वॉर लड़ा गया। तो यहां पे इसका रीजन क्या था? इंपॉर्टेंट है कि इसका रीजन क्या था। और निजाम की डेथ होने के बाद आपका सेकेंड कार्नेटिक वॉर आपका लड़ा गया। तो पहले तो हम समझेंगे कि ये पहला जो कार्नेटिक वॉर है इसका रीजन क्या है। बात क्लियर? इतनी बातें आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना क्या हो रहा है। 1740 से लेके 1748 का जो ड्यूरेशन था, उस टाइम में यूरोप के अंदर, यूरोप वाली कंट्री के अंदर युद्ध चल रहा था। यूरोपियन जो कंट्रियां थी वहां पे वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन चल रहा था। मतलब वहां पे 2-5 कंट्री एक साइड में मिलके और वो 2-5 दूसरी साइड में मिलके दोनों लड़ रहे थे। वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन का मतलब है कि वहां पे सब अपने आप को सुपरमेसी अपनी कायम रखना चाहते थे कि अब इस यूरोप पर राज हमारा, इस यूरोप पर राज हमारा। ओके, तो यूरोप में ऐसा वॉर चल रहा था जिसका नाम है वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन। कब चल रहा था ये? 1740 से लेकर 1748 के बीच में वहां पे वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन चल रहा था। किस लिए? वहां पे राज करने के लिए कि यूरोप पे राज कौन करेगा। तो यहां पे जो मेन यहां पे युद्ध हो रहा था वो ब्रिटेन और फ्रांस के साथ हो रहा था। ब्रिटेन और फ्रांस, ब्रिटेन इंडिया में भी है और ब्रिटेन वहां पे, ब्रिटेन और फ्रांस वहां पे भी लड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा रीजन वहां से भी निकल के आता है कि वहां पे भी युद्ध हो रहा है, तो यहां पे भी थोड़ा सा कर लेते हैं। तो थोड़ा सा रीजन वहां के चक्कर में भी है। अब देखो ब्रिटेन एंड हैब्सबर्ग ऑफ ऑस्ट्रिया, ये दोनों मिल रहे थे, दोनों साथ में थे। जबकि फ्रांस के साथ कौन थे? जर्मन स्टेट थे और स्पेन थे, ये फ्रांस के साथ में थे। अब इन दोनों के बीच में बेटा यहां पे युद्ध हो रहा था इस टाइम में। अब जब यहां पे दोनों के बीच में किस लिए युद्ध हो रहा था? क्योंकि दोनों के दोनों अपने आप की सुपरमेसी यूरोप के अंदर स्टैब्लिश करना चाहते थे कि यहां पे राज किसका होगा। तो दोनों के बीच में वहां पे भी युद्ध चल रहा था। तो वहां पे भी हो रहा था और इंडिया में भी हो रहा था। अब देखिएगा उसी टाइम पे एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन इंडिया इन कार्नेटिक रीजन। तो इंडिया में अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच में कार्नेटिक रीजन पे ये युद्ध चल रहा था। इतनी बात आपके दिमाग में बैठ गई, कोई डाउट नहीं है। क्योंकि थोड़ा सा हमको समझ में आया कि वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन कहां पे चल रहा था? यूरोप में चल रहा था इसी टाइम पे। तो यहां पे ब्रिटेन वाले भी थे, यहां पे फ्रेंच वाले भी थे, दोनों ट्रेडिंग कर रहे थे। तो यहां पे भी युद्ध होने वाला है, तय है कि वहां पे भी हो रहा है तो यहां पे भी लड़ लेते हैं। ठीक है, वहां का रीजन पता चला, वहां का रीजन यही था कि भाई साहब वहां पे अपनी सुपरमेसी वहां पे कायम रखना चाहते थे। इतनी बात क्लियर? अब देखिएगा हमारे पास यहाँ पे ये 4 डायग्राम मैंने बताया है और ये 4 डायग्राम आपको बहुत हेल्प करेंगे चीजों को समझने के लिए। अब देखो ये हमारे पास, थोड़ा सा मैं पहले इधर आ जाता हूं। देखो आपको ये ज्यादा समझ में नहीं आएगा, ज्यादा समझ में नहीं आएगा यहां से, लेकिन मैं वहां से शायद आपको समझाऊंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिएगा यहां पे मैं
ये फोर्ट है, ये फोर्ट है, समझने की कोशिश करना, ये फोर्ट है। कहां का बेटा? आरकोट का, आरकोट का। राजा कौन है? अनिवुद्दीन, अनिवुद्दीन। ओके, अब देखो ये रहा हमारे पास अनिवुद्दीन, ये रहा अनिवुद्दीन। ये अनिवुद्दीन किसके साथ मिलता है, किसकी हेल्प लेता है? अंग्रेजों की। अंग्रेज आपको दिख रहे होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। अनिवुद्दीन के साथ कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। बात क्लियर? अब देखो हमारे पास यहां पे इधर देखिएगा, इधर हमारे पास जो ये अनिवुद्दीन है, इसका जो ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ, इन लॉ, ये कौन है? चंदा साहेब। कौन है? चंदा साहेब। नाम याद रखना, चंदा साहेब, चंदा साहेब। अब देखिएगा हमारे पास यहां इधर कौन है? ब्रदर इन लॉ। किसका है ब्रदर इन लॉ? इसका, अनिवुद्दीन का ब्रदर इन लॉ। ये चाहते हैं कि भाई साहब अब यहां पे जो नवाब बैठेगा आरकोट पे। आरकोट कहां पे मैं बोल चुका हूं, ये वेलोर इंडिया का मैप है, तो ये आरकोट है, यहाँ पे वेलोर है, तो ये वेलोर की कैपिटल यहाँ पे ये आरकोट है। ठीक है, इसी आरकोट की बात चल रही है कि ये जो आरकोट का फोर्ट है, इस पे अब जो ये चंदा साहब है ये राज करेगा या अनिवुद्दीन यहाँ पे साथ राज करेगा? प्रॉब्लम ये है। अब देखो इसी प्रॉब्लम को लेते हुए अब ये चंदा साहब है ना भाई साहब, इसको किन्होंने पकड़ रखा है? मराठों ने। किन्होंने? मराठों ने, मराठों ने। इनको मराठों ने 8 साल तक अपनी कैद में रखा था चंदा साहब को। तो ये चंदा साहब का जो हेल्प कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? फ्रेंच, फ्रेंच। ओके, बात समझ में आ गया? चंदा साहब की जो यहां पे कर रहे थे वो कौन कर रहे थे बेटा? फ्रेंच कर रहे थे। जबकि ये अनिवुद्दीन, ओके, अलीवर्दी खान नहीं है बेटा, ओके, ये अलीवर्दी खान नहीं, ये अनिवुद्दीन है। ओके, अलीवर्दी खान तो नवाब वो बंगाल था, ये आरकोट का नवाब है। आरकोट के नवाब की बात चल रही है, यहाँ की इंडिया की मैप की यहाँ की बात चल रही है, हम बंगाल पे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यार ये अनिवुद्दीन यहाँ पे नवाब बनना चाहता था, और चंदा साहेब भी इसका ब्रदर इन लॉ था, ये भी यहाँ पे चाहता था। ठीक है, अब दोनों के बीच में युद्ध तो होगा। अब दोनों के बीच में युद्ध होगा तो फ्रेंच जो है वो किसका काम, किसका हेल्प कर रहे थे बेटा? चंदा साहब का। ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी कर रही थी? अनिवुद्दीन की। रीजन क्या था? ये जो आरकोट का फोर्ट। ओके, तो इस कारण जब आपके पास यहां पे चंदा साहब और अनिवुद्दीन के बीच में यहां पे लड़ाई होती है, लेकिन आपको पता है चंदा साहब यहां पे अवेलेबल नहीं है, उसको मराठों ने कैद कर रखा है। तो चंदा साहब का हेल्प कौन कर रहे थे? फ्रेंच कर रहे थे। अगर फ्रेंच कर रहे थे तो यहां पे अल्टीमेटली युद्ध किस किस के बीच में होने वाला है? फ्रेंच और अनिवुद्दीन के साथ। ओके, फ्रेंच और अनिवुद्दीन के बीच में यही युद्ध होने वाला है, और ऐसा युद्ध होता है, बहुत जबरदस्त वाला युद्ध होता है, और उसमें यहां पे अनिवुद्दीन को हरा दिया जाता है। बात क्लियर? देख तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं, और यहां पे फ्रेंच यहां पे जीत भी जाएंगे, अब आपको चीजें समझ में आ जाएगी। रीजन्स, एक रीजन देखो यहां पे, इंग्लिश नेवी कैप्चर फ्रेंच मर्चेंट शिप। अंग्रेजों ने फ्रेंच की यहां पे नेवी भी अपने पास में अपने अंडर में कर ली थी, क्योंकि वहां पे वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन चल रहा था। कहां पे? यूरोप की कंट्री के बीच में। तो थोड़ा सा उन्होंने युद्ध यहां पे भी छेड़ दिया था। जो भी इनकी नेवी थी फ्रांस वालों की, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने उसको अपने अंडर में कर लिया था, मतलब कैप्चर कर लिया था। तो यहां पे अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कि फ्रेंच वाले है ना, स्टार्टिंग में यहां पे बहुत ज्यादा वीक थे, इंडिया के अंदर वो बहुत ज्यादा वीक थे। और फ्रांस को जो लीड कर रहा था वो कौन कर रहा था? डुप्लिक्स कर रहा था। ये रहा डुप्लिक्स। ठीक है, ये डुप्लिक्स है, फ्रांस को लीड करने वाला डुप्लिक्स। अब यहां पे देखिएगा, मैंने बोला कि ये अनिवुद्दीन है, तो अनिवुद्दीन कहां था? नवाब ऑफ कार्नेटिक, मतलब आरकोट का नवाब था, जिसकी हेल्प कौन कर रहे थे? अंग्रेज कर रहे थे। और चंदा साहेब ब्रदर इन लॉ ऑफ अनिवुद्दीन। अनिवुद्दीन का कौन था? ब्रदर इन लॉ, जिसकी हेल्प कौन कर रहे थे? फ्रांस कर रहे थे। ये पूछा जाता है कि कौन किसके साथ था, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो यहां पे देखो बेटा, यहां पे फ्रेंच पूरा धावा बोल देती है, और यहां पे अल्टीमेटली किसकी जीत होती है? फ्रेंच की यहां पे जीत हो जाती है। ओके, और वो मद्रास को अपने अंडर में कर लेती है। ओके, जो चेन्नई मद्रास, ओके, इसको अपने अंडर में कर लेते हैं फ्रांस। तो इसी के साथ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के अंदर फ्रांस वाले जीत जाते हैं।
अब जैसे ही जीत जाते हैं तो युद्ध दो जगह से समझना है, यूरोप की कंट्री में भी हो रहा है और इंडिया में भी हो रहा है। तो यहां पे एक ट्रीटी साइन हो जाती है 1748 के अंदर। ट्रीटी यहां पे ये साइन होती है जिसका नाम था एग्जला चापले। ओके, एग्जला चापले यहां पे ये ट्रीटी साइन होती है, दिस इज संधि। अब इस संधि में ये होता है कि यहां पे मद्रास को किसने ले लिया? फ्रांस ने ले लिया। अब वो मद्रास जब फ्रांस ने ले लिया तो ये फ्रांस वापिस है ना ब्रिटेनों को वापिस लौटा देते हैं मद्रास को। ब्रिटेन थे उसको वापस लौटा देते हैं मद्रास को। अब क्यों लौटाते हैं इसको? क्योंकि यूरोप में भी युद्ध हो रहा है, तो यूरोप में भी जो युद्ध हो रहा है तो वहां पे जो फ्रेंचों की जो टेरिटरी थी वो ब्रिटेन ने अपने अंडर में कर रखी थी, तो ब्रिटेन वाले भी फ्रांस की टेरिटरी को वापस लौटा देते हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर। देखो, ब्रिटेन हैंड ओवर फ्रेंच टेरिटरी इन नॉर्थ अमेरिका, तो वहां पे भी जो ब्रिटेनों ने उनकी टेरिटरी अपने अंडर में करी थी वो भी लौटा देते हैं, और ये इंडिया में मद्रास को वापस ब्रिटेन को लौटा देते हैं। ये तो होता है हमारा कार्नेटिक वॉर फर्स्ट। अब ये आप यहां पे पढ़ सकते हो, यहां पे भी हिंदी में भी लिखा है, आप बोल रहे थे। तो प्रथम कर्नाटका युद्ध आपके पास 1746 से लेकर 1748 के बीच में हुआ। किसके लिए? नवाब ऑफ किस किस के बीच में हुआ? फ्रेंच और अलाउद्दीन के बीच में हुआ। तो आपको यहाँ पे है, तो कौन किसका साथ दे रहा था आपको पता है? यहाँ पे जो साथ दे रहा था वो चंदा साहब का साथ दे रहा था। कौन? चंदा साहब का साथ कौन दे रहा था? फ्रेंच दे रहे थे, और इंग्लिश दे रहे थे अलाउद्दीन के। अलीवर्दी खान नहीं है ये, अनुवर्दीन नाम है इसका। अनुवर्दीन नाम याद रखना, नवाब ऑफ कार्नेटिक मतलब आरकोट का नवाब है। बात समझ में आ गया? अब आगे की ओर बढ़ते हैं, सेकंड की ओर बढ़ते हैं, सेकंड की ओर। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का समझ में आ गया, कौन जीता कौन क्या हुआ, सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब सेकंड कार्नेटिक वॉर की बात करते हैं। अब ये थोड़ा तगड़ा होगा। अब ये तगड़ा होगा तो आप देखना कि यहां पे मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। कार्नेटिक वॉर यहां पे आपको पता है ये कब से कब चला? 1748 से लेके कहां से कहां तक चला बेटा? यहां पे लिख देता हूं 1749 टू 1754, इसके बीच 5 साल तक युद्ध चला आपका। अब जब ये युद्ध हुआ तो आपको पता 1748 के अंदर किसकी डेथ हो गई थी? निजाम की डेथ हो गई थी, निजाम आसफ जा। जैसे ही निजाम की डेथ हुई तो अब वो बोलेगा नया वारिस कौन बैठेगा गद्दी पे, बात उसकी चल रही थी, नया वारिस कौन बैठेगा। तो उनके बेटे थे जिनका नाम था नासिर जंग। कौन था बेटा? नासिर जंग, जिसको मैं यहां पे रिप्रेजेंट करूंगा। ये रहे नासिर जंग, ये तो भाई साहब निजाम रहे। ये कौन है? निजाम। कौन है बेटा? निजाम। ओके, और ये इनके वारिस हैं, इनके बेटे हैं जिनका नाम क्या है बेटा? नजीर संग, नजीर जंग। क्लियर? ओके, सॉरी नसीर जंग, नाम याद रहेगा, रख लोगे क्या? नसीर जंग, ये तो इनके थे। अब देखो यार, ये जो मुजफ्फर जंग है ना, ये आसफ जाके डॉटर्स के सन थे। ओके, मुजफ्फर जंग कौन थे? जो आसफ जा थे, मतलब निजामुल उसके क्या थे? सन थे, डॉटर के सन थे, मतलब बेटी के बच्चे थे। ये रे मुजफ्फर जंग, ये रे बेटा मुजफ्फर जंग। बात समझ में आ गया? ये किसके थे? जो ये इनके डॉटर के थे। किसके थे बेटा? डॉटर के सन थे, डॉटर के सन थे। बात क्लियर? अब देखो इस युद्ध में क्या होता है, यहां से समझने की कोशिश करना। अब जो चंदा साहब है, चंदा साहब चैलेंज द ऑथोरिटी ऑफ नवाब ऑफ अलाउद्दीन ऑफ द कार्नेटिक रीजन्स। अब आपको पता है चंदा साहब कौन था? याद है चंदा साहब कौन था? अभी अभी मैंने बताया। चंदा साहब आपके पास देखो बेटा, यहां पे फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के अंदर युद्ध हो रहा था, ये ब्रदर इन लॉ था अलाउद्दीन का। ओके, अब इस चंदा साहब का हेल्प कौन कर रहे हैं? फ्रेंच वाले कर रहे हैं। और अलाउद्दीन का हेल्प कौन कर रहे हैं बेटा? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। तो यहां पे समझने की कोशिश करना, मैं आपको यहां पे 2 से 4 चीजें बताऊंगा। एक तो अलाउद्दीन आया, ओके, और एक आपके पास नासिर जंग आया। ओके, एक चंदा साहब आया, चंदा साहब आया, और एक आपके पास मुजफ्फर जंग आया। अब जो ये भाई साहब, ये जो दोनों बंदे हैं ना, इनकी जो हेल्प करेंगे ना वो कौन करेंगे? फ्रेंच वाले करेंगे। और इनकी जो हेल्प करेंगे वो कौन करेंगे? EIC ईस्ट इंडिया कंपनी वाले करेंगे। अब इधर कौन है भाई साहब? इधर है क्लाइव।
क्लाइव का भाई साहब बहुत खतरनाक नाम है, आपको पता है, बहुत चतुर इंसान था। जब ये इंडिया से गया था ना वापस ब्रिटेन, मतलब मान सकते हो कि इतना माल यहां से लेके गया था, हद से भी ज्यादा। मतलब उसके आने वाली 200 साल तक की जो भी उनके बच्चे बच्चे होंगे, 200 साल तक भी नहीं बीता हुआ, इतना पैसा कमा के ले गया था ये। और वहां पे जब ये गया तो मिनिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल की इन्होंने सीट भी खरीद ली थी, ओके, पार्लियामेंट के अंदर। इतना पैसा इन्होंने कमाया था। ये था क्लाइव, बहुत चतुर इंसान था। इसके बारे में आपने सुना होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर बहुत चतुर इंसान था, रॉबर्ट क्लाइव है ये, ओके। अब देखिएगा, तो यहां पे इधर कौन है भैया, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। और इधर हमारे पास कौन है, फ्रेंच के डुप्लेक्स। क्लियर। तो अब आपको पता है फ्रेंच वाले किसका हेल्प कर रहे हैं, मुजफ्फर भी भाई साहब क्या है, नासिर जो सॉरी जो निजाम उल्लक है, निजाम उल्लक की बेटी का बेटा है, ओके। और चंदा साहिब भी क्या है, ब्रदर इन लो है, जो आरकोट का नवाब है उसका ब्रदर इन लो है, उनका ये हेल्प कर रहे हैं। और जो ये ऑलरेडी नवाब है आरकोट के, अनवरुद्दीन और नासिर जंग जिसको बनना चाहिए, उनके हेल्प कौन कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सेकंड जो जंग होती है वो आपके निजाम उल्ला का डेथ होने के बाद यहां पे अब हैदराबाद में नवाब कौन बैठेगा, मुजफ्फर बैठेगा या नासिर जंग बैठेगा, इसके कारण सेकंड युद्ध हुआ था। अब ये भी तो भाई साहब हेल्प कर रहे थे उनकी, उन्होंने इनकी हेल्प मांगी थी, तो अल्टीमेटली युद्ध हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच के बीच में। अब यहां पे ये होता है कि यहां पे ये फ्रेंच वाले है ना बहुत खतरनाक युद्ध लड़ेंगे, और इतना जबरदस्त युद्ध लड़ेंगे कि ये अनिवुद्दीन को भी खत्म कर देते हैं, नसीर जंग को भी डेथ में खत्म कर देते हैं। इतना जबरदस्त यहाँ पे युद्ध होता है, नसीर जंग भी खत्म, अनवरुद्दीन भी खत्म, बचा कौन, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग। अब यही बनेंगे तो अब सुनते जाओ क्या होता है। फिर भी अगर इन्होंने ये कर दिया तो सेकंड वॉर था वो कैसे हारे, जो फ्रेंच वाले थे कैसे हारे, इसको समझने की कोशिश करना बहुत मुश्किल से समझ में आता है। कार्नेटिक वॉर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या रीजन है, सारी चीज समझने की कोशिश करो। अब आपको थोड़ा समझ में आएगा कि 1748 के अंदर निजाम की डेथ हो गई। अब यहां पे आसफ जा के सन थे नासिर जंग, ओके, बिकम द न्यू निजाम ऑफ हैदराबाद, जो कि नए निजाम थे हैदराबाद के। और मुजफ्फर जंग जो कि आसफ जा जो निजाम उल मुल्क हैं उसके बेटी के बेटे थे, और ये चाहते थे कि हम बने, और वो कहे हम बन गए, तो दोनों के बीच में युद्ध तो होगा, ओके। अब यहां पे देखो भाई साहब, इस टाइम पे चंदा साहब जो है ना, मराठों ने पकड़ रखे थे 8 साल के लिए, अब उनको भी छोड़ दिया, ओके। अब ये भी आ चुके हैं। तो चंदा साहब चैलेंज अथॉरिटी ऑफ अनवरुद्दीन ऑफ द कार्नेटिक, ओके। चंदा साहब के सामने तो आरकोट का किला दिख रहा है कि भाई साहब कैसे भी करके अनवरुद्दीन को खत्म करना है और मेरे को आरकोट के किले पे नवाब बनना है, ठीक है। अब ये जो फ्रेंच है ये सपोर्ट तो कर ही रहे हैं उसको, चंदा साहब को भी सपोर्ट कर रहे हैं और मुजफ्फर जंग को भी सपोर्ट कर रहे हैं, ओके। ईस्ट इंडिया कंपनी किसको सपोर्ट कर रही है, अनवरुद्दीन को भी सपोर्ट कर रही है और नासिर जंग को भी सपोर्ट कर रही है। तो अब ये युद्ध हो जाता है भाई साहब। अब अल्टीमेटली दोनों कंपनियों के बीच में युद्ध हो चुका है 1749 से लेकर 1754 के बीच में। अब देखो ये सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको फैक्ट बता दूंगा क्या क्या याद रखनी है, बस एक स्टोरी बता रहा हूं तो वो स्टोरी थोड़ा दिमाग में बैठ जाती है, ओके। जो बताऊंगा बाद फाइनली मैंने बोला था लास्ट में बताऊंगा, वो आपको याद रखना है, इतनी सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। 1749 के अंदर बैटल ऑफ अंबुर होता है, ये वेलोर के पास एक जगह है वहां पे होता है। और जब यहां पे युद्ध होता है तो ये जो अनवरुद्दीन है ना, इसको मार दिया जाता है, किसके थ्रू, फ्रेंच के थ्रू, फ्रेंच वाले इसको मार देते हैं, ओके। और चंदा साहब जानते हो ना, जिसका फ्रेंच सपोर्ट कर रहे हैं, जो बनना चाहता है आरकोट के किले पे नवाब, और मुजफ्फर जंग जो चाहते हैं कि भैया हम बैठेंगे हैदराबाद के नवाब, और ये किसको मार देते हैं भाई साहब, नसीर जंग को खत्म कर देते हैं, ओके। नसीर जंग मर्डर बाय द नोबल्स। अब यहां पे देखो अल्टीमेटली आपको पता है डुप्लिक्स जीत चुका है। इधर लीड कौन कर रहा था, डुप्ले कर रहा था, ओके। तो डुप्लिक्स यहां पे मतलब इस टाइम पे टॉप पे था कि मतलब उनके मेन आदमियों को निपटा दिया, हैदराबाद का मेन आदमी निपटा दिया और आरकोट का मेन आदमी निपटा दिया, ओके। एक तो डॉटर इन लो, एक ब्रदर इन लो, दोनों बच्चे हुए, अब उन्हीं का मामला है और वो दोनों उनकी ओर है। अब यहां पे क्या होता है कि ये जो रॉबर्ट क्लाइव था ना, मैंने बोला बहुत खतरनाक इंसान था, छोटा मोटा इंसान नहीं था ये। अब ये रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, कैप्चर आरकोट। अब ये जो आरकोट को है ना भाई साहब अपने अंडर में कर लेता है। अब आरकोट को कैसे करता है कि ये यार ये है ना, मतलब इसके बारे में अगर थोड़ी सी मैं बात करूं तो ये 210 आदमी लेके जाता है आरकोट के किले पे, और जो मोहम्मद ये चंदा साहब है ना, चंदा साहब के पास 4000 आर्मी थी,
ओके, इस 4000 आर्मी को है ना 210 आदमी लेके इस तरीके से लड़ता है ना, तो आर्कोट के किलो को है ना जीत लेता है। ठीक है, और ये 53 डेज तक जो क्लाइव है ना, क्लाइव वहां पे बैठा रहता है। बस समझ में आया। अब यहाँ पे इसने इसको अपने अंडर में कर लिया, अपने कैप्चर में कर लिया। अब सुनिएगा, थोड़ा सा मैं बात करने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। चंदा साहब जो है डिफेटेड एंड किल्ड एट तंजोर। अब यहां पे उसको मार दिया जाता है तंजोर के किले में, जो मराठाओं का किला था। मोहम्मद अली बिकम द नवाब ऑफ आरकोट। मोहम्मद अली अब नया नवाब बनता है आरकोट का। ये मोहम्मद अली कौन है? ये भाई साहब अनुरुद्दीन के सन है। अनुरुद्दीन के सन है। किसके? अनुरुद्दीन के। अब ये बनते हैं भैया नया नवाब। अब 1754 के अंदर भाई साहब डुप्लेक्स रिकॉल टू फ्रांस हिज बॉसेस। अब यहां पे क्या होता है कि चंदा साहब भी खत्म हो चुके हैं। अब चंदा साहब खत्म हो चुके हैं, रॉबर्ट क्लाइव आरकोट को जीत चुका है। जैसे ये हुआ तो यहां पे अल्टीमेटली मतलब फ्रांस की हार हो गई। और फ्रांस की जैसे ही हार हुई तो भाई साहब आपको पता है फ्रांस की कंपनी को वहां की गवर्नमेंट चला रही थी। वहां की गवर्नमेंट बोलती कि डुप्लेक्स आप वहां पे लड़ाई झगड़े में क्या फंसे हो यार, आ जाओ तुम, है ना, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, आ जाओ वहां से सब कुछ बंद करो, वापिस यूरोप आ जाओ, मतलब फ्रांस में वापिस आ जाओ। तो वो वापिस इसको बुला लेते हैं। ऐसा यहाँ पे होता है। तो उनके बॉसेस बोलते हैं कि भाई साहब आप ऐसा करिए कि आ जाइएगा। तो यहाँ पे फिर 1754 में वापस ट्रीटी होगी पौंडीचेरी में। पौंडीचेरी में ट्रीटी होगी तो अल्टीमेटली यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच एग्री नॉट टू इंटरफेयर इन द अफेयर ऑफ द नेटिव प्रिंसेस। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच के बीच में ये होती है, वहां के बॉसेस बोलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के भी बॉसेस बोलते हैं, फ्रेंच के भी बॉसेस बोलते हैं, जो वहां की पार्लियामेंट थी, वो बोलते हैं कि यार तुम वहां के जो राजा रजवाड़े हैं उनके अंडर, उनके चक्कर में क्यों फंस रहे हो, तुम उसका सपोर्ट कर रहे हो, उधर सपोर्ट कर रहे हो, तुम ट्रेडिंग करने गए थे, तुम वहां पे मतलब पैसा बनाने गए थे, तुम तो वहां पे पता नहीं इनका साथ देके तो लड़ाइयां करवा रहे हो, तो आप लड़ाइयां क्यों कर रहे हो वहां पे, ठीक है। तो ऐसा फिर वहां पे हुआ कि तुम उनके उनमें इंटरफेरेंस मत करो, जो राजा है उसको वहां पे करने दो राज, आप वहां पे उसमें इंटरफेरेंस मत करो। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे दोनों के बीच में एक ट्रीटी होती है 1754 में, और बोथ यूरोपियन पावर विल होल्ड देयर ओन टेरिटरी इन इंडिया। तो इंडिया में जो जिसकी टेरिटरी थी पहले, फ्रांस की जो टेरिटरी थी आप उसी पे राज करिएगा, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरी थी आप उसी पे राज करिएगा। अब दोनों ने देखो यहाँ पे भी वापस ट्रीटी साइन कर ली, वापस लौटा दी, जिसकी ट्रीटी जिसके पास थी वो वापस उसी के पास आ चुकी है। वहां से इनको पार्लियामेंट से वहां से ऑर्डर आया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे डुप्ले को वापस फ्रांस ने बुला दिया। तो अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कि फ्रांस यहाँ पे हार गया था। बात समझ में आ गया? सेकंड का आपको समझ में आ गया कि सेकंड का युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि आपके पास निजाम उल हक की डेथ हो गई थी। तो निजाम उल हक की जब डेथ हुई तो वहां पे हैदराबाद का नवाब कौन बनेगा, तो इसके लिए वहां पे युद्ध हो रहा था। तो इसी के लिए भाई साहब ये दौड़े पर चल दिए, फ्रांस वाले भी और ईस्ट इंडिया वाले कंपनी वाले भी सपोर्ट कर रहे थे एक दूसरों का। तो इसलिए आपका सेकंड कार्नेटिक वॉर हुआ। बात समझ में आ गया? अब इसी के साथ हमारे पास थर्ड कार्नेटिक वॉर आता है। थर्ड कार्नेटिक वॉर ये आपको पता है कब से कब हुआ था? 1758 से लेके 1763 तक हुआ, और ये 5 साल तक ये युद्ध चला। वापस 5 साल वाला ही आपका सेकंड कार्नेटिक वॉर था, और 5 साल ये ईयर याद रखना, ये ईयर इंपॉर्टेंट है, बाकी और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहां पे भी क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही जीतती है। क्या होता है देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी डिफेटेड फ्रांस एंड एक्सप्लीड इन द फ्रॉम द बंगाल। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है कि भाई साहब जो बंगाल में है ना फ्रेंच, वहां पे थोड़े बहुत व्यापार कर रहे थे, ट्रेडिंग कर रहे थे, तो वहां से इसको हटा देती है, भगा देती है। कहां कहां से? नाम है चंद्रनागौर, कासिम बाजार, बालासोर, वहां से बंगाल के अंदर जगह है, नाम है वहां का। तो वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी भाई साहब इनको हरा देती है, फ्रांस वालों को भगा देती है। फिर खतरनाक वाला युद्ध होता है वहां पे। ओके, मतलब बम डाले जाते हैं। तो यहाँ पे चंद्रनागौर जब बॉम्बार्ड एंड कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, उसको खत्म कर दिया जाता है। जो वहां का चंद्रनागौर जो गांव है ना, जो जगह थी जहां पे ट्रेडिंग करते थे, उसको खत्म कर दिया जाता है। फिर 1760 के अंदर बैटल ऑफ वांडीवोस होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वांडीवोस के बारे में क्वेश्चन पूछता है। ओके, कि बैटल ऑफ वांडीवोस कब होता है? 1760 के अंदर होता है। ये कहां पे? ये तमिलनाडु पे जगह है। जैसे कि आपके पास ये मैंने बोला ना सारे रीजन यहीं पे हो, तो यहीं पे आपका वांडीवोस है, वांडीवोस। ओके, तो यहाँ पे
ये फ्रांस वालों को बहुत तगड़े तरीके से हराया जाता है वॉन्डिवोस में। तो यहाँ पे बेटा फ्रांस डिफिटेड हेविली, बहुत खतरनाक तरीके से हरा दिया जाता है। और यहीं पे आपको पता है पौंडीचेरी है, यहीं पे पौंडीचेरी है। पौंडीचेरी किसके अंडर में थी? अंडर में थी फ्रांस वालों के बीच में। तो फ्रांस वालों के अंडर में थी। अब इसको भाई साहब अब फ्रांस वाले पास नहीं रहेगी, अब ये किसके अंडर में आ जाती है? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ जाती है। EIC कैप्चर पौंडीचेरी 1761। अब देखो इनके पास पहले ही पौंडीचेरी था बेचारों के पास, फ्रेंच वालों के पास। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो भी नहीं छोड़ा, वो भी अपने अंडर में ले लिया। तो ये हुआ 1761 की बात। और 1758 से लेकर 1763 तक आपका थर्ड कार्नेटिक वॉर हुआ। क्यों हुआ? सारी चीजें मैंने बताए कि यहाँ पे तो देखो, अब दोबारा से मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाना चाहूंगा कि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाए मैंने क्या क्या बोला है। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर आपके दिमाग में होना चाहिए कि कब से कब तक हुआ था, पहला डेट याद रखना। ओके, और आप ये याद रख लोगे कि भैया इसके रीजन्स क्या आते हैं, थोड़ा रीजन पे फोकस करिएगा। ओके, अगर रीजन्स याद हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन डेट तो जरूर याद रखिएगा। किस किस के बीच में हुआ था? तो आप बोल दो कि सब फ्रांस और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में था। मतलब डायरेक्टली इनके बीच में नहीं हो रहा था, इनडायरेक्टली हो रहा था, बट ये सपोर्ट कर रहे थे। ओके, कौन किसका सपोर्ट कर रहा था? तो पहला तो भाई साहब आरकोट का किला था। तो आरकोट के किलो पे अनुरुद्दीन था, अनुरुद्दीन वहां का नवाब था। ओके, और दूसरी तरफ उसका बेटा ब्रदर इन लो जो चंदा साहब था। तो चंदा साहब का हेल्प कौन कर रहे थे बेटा? फ्रांस वाले। ये पूछ लेता है आपसे कि कौन किसकी हेल्प कर रहा था, तो याद रखना चंदा साहब और मुजफ्फर जंग की हेल्प किसने की थी? फ्रेंच ने की थी। इसको शॉर्ट में लिख लेना। ओके, और नासिर जंग और अनुरुद्दीन की हेल्प किसने की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ये याद रखना, बस इतना फैक्ट आपको याद रखना है। फर्स्ट में आपको पता चल गया कि कौन वोन हुआ, इसमें फ्रांस वाले जीत गए थे, सेकंड वाले में हार गए थे। अगर सेकंड वाले की बात करूं तो सेकंड वाले में हार गए थे। क्या रीजंस था? निजाम डेथ हो गई थी, तो अब हैदराबाद में नवाब कौन बनेगा, तो उसी कारण ये युद्ध छिड़ गया था। थर्ड वाले की बात करूं तो यहाँ पे थर्ड वाले में क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां से बंगाल से इनकी कंपनियां जहाँ पे ट्रेडिंग करते थे, जैसे चंद्रनगौर, कासिम बाजार, बालासोर, वहां पे भाई साहब तहस नहस कर दिया था। खतरनाक वाली बमबारी हुई थी वहां पे। तो बम बम डाल दिए थे वहां पे। इनका जो ट्रेडिंग सेंटर था वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था। क्लाइव था इस टाइम पे भी, क्लाइव कर रहा है सब कुछ। ओके, तो फिर बैटल ऑफ वॉन्डिवोस, ये याद रखना 76 के अंदर बैटल ऑफ वॉन्डिवोस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये थर्ड कार्नेटिक वॉर के अंदर हुआ था, जहां पे फ्रेंच बहुत बुरी तरीके से हरा दिए थे। ओके, ये ध्यान रखना है, इसके अलावा ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे फैक्ट आता है कि ऐसा क्या रीजन था कि मतलब आपके पास फ्रांस यहाँ पे राज नहीं कर पाया, और फ्रांस के ये तीनों कार्नेटिक वॉर जो हुए। ओके, तो यहाँ पे इनकी ये वीक क्यों थे, इनके फेलियर के रीजंस क्या थे, फेलियर के रीजंस क्या थे, तो उन्हीं फेलियर्स के रीजंस पे हम बात करेंगे अभी। अब देखो एक ट्रीटी बता देता हूं मैं, 1763 के अंदर एक ट्रीटी हुई थी पेरिस के अंदर। ओके, जहां पे ये हुआ था कि फ्रांस अलाउ टू रिटेन फैक्ट्री इन पौंडीचेरी, ओके, एंड चंद्र नागौर, बट नो मिलिट्री एक्सपेंशन। 73 इसका मतलब है कि 1763 के अंदर यहाँ पे जो पौंडीचेरी है, ओके, उसको वापस अलाउ कर दिया था फ्रेंच वालों को। पौंडीचेरी देखो 1761 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अंडर में कर ली थी, लेकिन 63 में वापस लौटा दी थी, आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते थे। उन्होंने बोला कि आप ये चंद्रनगौर, पौंडीचेरी, यहाँ पे आप है ना ट्रेडिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे आप अपनी मिलिट्री बढ़ा नहीं सकते हो। ओके, मिलिट्री आप यहाँ पे डेवलप नहीं कर सकते हो, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला। अब ऐसा बोला तो इनके फेलियर के रीजंस देखते हैं। इस फेलियर के रीजंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस के फेलियर के रीजंस क्या थे। यहाँ पे देखो कॉजेज ऑफ फ्रांस फेलियर। सबसे पहली बात तो जो ऑस्ट्रियन सक्सेस वॉर हो रहा था, ऑस्ट्रियन वॉर सक्सेशन, तो वो आपका यूरोप में हो रहा था। उसको कौन जीत गया था? उसको जीत गए थे बेटा ब्रिटेन वाले। अब ये बताओ वहां पे ब्रिटेन का राज हो चुका है यूरोप पे। अगर यूरोप पे ब्रिटेन का राज हो चुका है तो अब वहां पे फ्रांस हार चुका है। तो अब बताओ वहां पे हार चुका है, तो अब यहां पे जो ब्रिटेन है जो कहेगा वही करना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया में अब आपको पता है, इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? ब्रिटेन तो कर ही रहा है ना। तो इसको बढ़िया सपोर्ट मिल गया कि वहां पे जीत चुका है। अब फ्रांस बेचारा वहां पे हार चुका है, यूरोप में हार चुका है, तो उसको इंडिया में सपोर्ट ही नहीं मिला, फ्रांस को इंडिया में सपोर्ट ही नहीं मिला कि कहां से सपोर्ट दें, वहां पे भी तो जीतना जरूरी था, तो वहां पे हार गए थे। तो पहला कारण तो यही था कि यूरोप के अंदर ब्रिटेन जीत गया था,
तो इसलिए फ्रांस वालों को सपोर्ट नहीं मिला, बट ब्रिटेन वाले तो जीत गए थे, तो उनको तो सपोर्ट मिल रहा था। तो पहला कारण तो ये भी निकल के आता है कि वो जीत गए थे। इंग्लैंड विक्ट्री इन यूरोप वॉर डिसाइडेड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच इन इंडिया। ओके, सेकेंड है हमारे पास इंग्लिश हैड 3 इंपॉर्टेंट पोर्ट। अब देखो दूसरा कारण ये भी है कि इंग्लिश जो ट्रेड करते थे ना, तो उनके पास 3 इंपॉर्टेंट पोर्ट थे। एक तो कैलकट्टा हो गया, एक बॉम्बे हो गया, एक मद्रास हो गया। लेकिन जो फ्रांस थे ना, उनके पास एक ही पोर्ट था जिसका नाम था पौंडीचेरी। ओके, तो इंग्लिश वालों के पास तो 3 जगह पे वो अपने पोर्ट उन्होंने रख रखे थे जहां से वो ट्रेडिंग करते थे, बट फ्रांस वालों के पास एक ही जगह थी जिसका नाम था पौंडीचेरी। ओके, अगला बात मैंने बोला कि यहाँ पे फ्रेंच हेड सपोर्ट फ्रॉम लोकल ओनली इन द डेक्कन। देखो फ्रेंचों का जो सपोर्ट कर रहे थे, ओके, जो वहां के लोकल आदमी थे डेक्कन वाले में, ओके, अब ये चंदा साहब की ओर करते थे, वहां के लोकल आदमी उसकी हेल्प कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े आदमियों की तो हेल्प ही नहीं की ना तो नासिर जंग की जो नवाब होना चाहिए था उसकी भी हेल्प नहीं की इन्होंने चंदा साहब की ओके, और सॉरी मुजफ्फर जंग की, और उधर भी उन्होंने अनिरुद्दीन की थोड़ी की है, उधर भी उन्होंने दूसरे की है ना, जब ब्रदर इन लॉ था उसका चंदा साहब की उधर हेल्प की, तो सपोर्ट भी इन्होंने उन्होंने का किया, तो इनको ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाया। बट इंग्लिशों ने स्ट्रॉन्ग बेस इन बंगाल। अब इंग्लिश थे तो ये पहले भी बंगाल में स्ट्रॉन्ग ही थे, ओके, और इन्होंने मेन आदमियों की वहां पे हेल्प भी की, थोड़ा सा वो भी इफेक्ट पड़ता है, थोड़ा सा वो भी इम्पेक्ट पड़ा। और दूसरा हमारे पास दूसरी बात करूं तो जो ये ब्रिटेन वाले थे ना, इनके पास जो नेवी में ये बहुत ताकतवर थे, ओके, फ्रांस के कंपेयर में। तो ये भी क्योंकि साउथ इंडिया में तो आपको पता है इधर तो पानी है, इधर तो ओशियन है, तो यहाँ पे तो आपको नेवी में तो स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा साउथ इंडिया में। तो नेवी में इंग्लैंड वाले है ना, इंग्लैंड वाले स्ट्रॉन्ग थे, ये स्ट्रॉन्ग थे, बट फ्रांस वाले इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो इसके कारण भी अगला रीजन ये भी बताया जाता है कि नेवल सुपरियरिटी ऑफ द इंग्लिश। ओके, और ये मैंने बता ही दिया। अब देखो यहाँ पे मैंने बता दिया इंग्लैंड विक्ट्री इन यूरोप वॉर डिसाइडेड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच इन इंडिया, कि अब वहां पे वॉर ऑफ ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन वो ब्रिटेन वाले जीत चुके हैं, तो अब वही डिसाइड करेंगे कि फ्रेंच इंडिया के अंदर ट्रेडिंग करेंगे या नहीं करेंगे। ओके, तो सारी जो भी डिसाइडिंग फैक्टर है, फ्रांस तो करेगी नहीं क्योंकि तो हार गया, तो उसका डिसाइडिंग फैक्टर किसके पास है, ब्रिटेन वालों के पास में। तो ये फेलियर के रीजंस रहे, तो मैंने आपको बता दिए। ओके, चलेगा, सभी लोगों को समझ में आ गया? हम्म, हाँ, सेकंड में तो शुरू में तो जीत ही गए थे, लेकिन बाद में हार ही गए, ठीक है, अल्टीमेटली शुरू में तो जीत ही रहे थे ना, क्योंकि उन्होंने तो मतलब मेन आदमियों को खत्म कर दिया था, लेकिन फिर वो मैंने बोला रॉबर्ट क्लाइव ना आरकोट के किले पे चढ़ गया, ओके, 210 आदमियों को लेके, और 53 डेज तक वहां पे बैठा रहा, और फिर ये मैटर हुए सारे। चलेगा, मैंने आज ये बता दिया आपको, बस इसमें आपको फैक्ट क्या याद रखना है मैं आपको बता देता हूँ। इतनी सारी बातें में हमने पढ़ी है, ओके, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी और आपके पास फ्रांस, यही आपको याद रखना है, ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ड्यूरेशन याद रखना, ड्यूरेशन आपको याद रखना, ड्यूरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, पहला कब हुआ, 1746 से लेकर 1748 तक। दूसरा ड्यूरेशन याद रखना 1749 से लेकर 1753। तीसरा ड्यूरेशन याद रखना 1758 से लेकर 1763। ये आपके पास ड्यूरेशन याद रखना, ठीक है। अब देखो यार, रीजन से आपको पता लग गया कौन किसका सपोर्ट कर रहा था, वो सपोर्ट भी याद रखना, सपोर्ट किसने किसका किया था। अगर मैं इसकी बात करूं तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसका सपोर्ट किया था, एक तो अनवरुद्दीन का सपोर्ट किया था, और दूसरा नासिर जंग का इन्होंने हेल्प किया था, सपोर्ट किया था। तो ये तो भाई साहब इनका सपोर्ट कर रहे थे, कौन क्या था वो सारी चीज मैं बता चुका हूं। फ्रांस वाले किसके कर रहे थे बेटा, ये चंदा साहब का कर रहे थे, तो ये पूछ लेता है, चंदा साहब का कर रहे थे। और यहाँ पे दूसरा फ्रांस वाले किसका कर रहे थे बेटा, मुजफ्फर जंग का कर रहे थे। तो ये याद रख लेना बस, इसके अलावा आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा फैक्टर में मत घुसना। ओके, इतना ही आपसे पूछा जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता। बट मैंने थोड़ा सा एक हिस्ट्री उस तरीके से मैंने बता दिया आपको कि थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट आएगा और आपको चीजें समझ में आ जाएगी, तो शायद अब ये फैक्ट आपको याद रखने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर डायरेक्टली रटते ना तो आज तो आपको याद हो जाता, बट आने वाले 1 महीने बाद शायद ये आपके दिमाग से निकल जाते। अब अगर आपके दिमाग में बैठ गया ना कि कौन क्या है, तो अच्छा, तो आपके दिमाग में ना बैठ जाएगा और अब जल्दी से नहीं भूलोगे, बस याद इतना सा ही रखना है, ठीक है। तो मैं आज का सेशन यहीं पे एंड अप करता हूँ, छोटा सेशन हुआ, क्या कर सकते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं।
अगला जो सेशन होगा, याद रखना, हम अब हमारे को थोड़ा सा पिक्चर समझ में आ गया कि हिस्ट्री का पिक्चर क्या है। अब हमारे को अगले सेशन में बता देता हूं, मैं वाइस रॉयस के बारे में बात करूंगा। वाइस रॉयस, यहां से क्वेश्चन आता है आपका, एक क्वेश्चन परमानेंट फिक्स रहता है कि कौन कहाँ का वॉइस रॉयस था, कौन कहाँ का वॉइस रॉयस था। इनके बारे में अगले सेशन में, जो अगला हमारा सेशन होगा उसमें डिस्कस होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिर आपके पास प्लासी होगा, पानीपत होगा, इन युद्धों के बारे में पूछा जाता है। और दूसरा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में भी आपके पास पूछा जाता है। ओके, और इसके अलावा दूसरा जो नेशनलिज्म है, ओके, नेशनल मूवमेंट, ओके, गदर पार्टी, इनके बारे में पूछा जाता है। तो अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अपन को, बस उन जो फैक्ट है ना, उन फैक्ट पे थोड़ा फोकस करेंगे। अब वो फैक्ट आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, तो वो फैक्ट पे फोकस करेंगे और वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। चलेगा, थैंक यू, टेक केयर, लव यू एंड गुड बाय।